अस्सलाम वालेकुम। द्रुच रिकॉर्ड कल सवाल एक किया था और एक्सट्रैक्ट एसओएफपी कहां था, ट्राई करिएगा। कल वाली एंट्रीज जी। अच्छा चले करता हूँ बात। वो एक और बात उसकी जगह बतानी थी तो वो मैं एक मैसेज का इंतजार कर रहा हूँ, बताता हूँ। कल की एंट्रीज में और कैलकुलेशंस में कोई सवाल किसी का है तो पूछें। इंटरेस्ट कॉस्ट जो लोन के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था वो बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड होता है, तो इसलिए बिल्डिंग डेबिट। और जो इन्वेस्टमेंट इनकम है वो बिल्डिंग की कॉस्ट में से लेस होती है, तो मतलब बिल्डिंग क्रेडिट। जो इंटरेस्ट कॉस्ट है उसमें कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट किया हुआ है और जो इन्वेस्टमेंट इनकम लेस होनी थी तो वो क्रेडिट किया हुआ है। एक्सट्रैक्ट्स ऑफ एसओएफपी बना रहा हूं। अगर सवाल में एंट्रीज अगर क्वेश्चन में एंट्रीज भी मांगी हुई हैं, अगर क्वेश्चन में एंट्रीज भी मांगी हुई हैं तो फिर उन एंट्रीज में डेबिट क्रेडिट तो किया ही है। जैसे 2022 30 जून कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में कितना बैलेंस आ रहा होगा, एंट्रीज से कैलकुलेट करके देखें। जहां जहां कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट हो रहा है वो ऐड हो जाएगा, जहां क्रेडिट हो रहा है वो लेस हो जाएगा। तो 30 जून 22 तक कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का कितना बैलेंस आ रहा होगा, 30 जून 22 तक। जी 68 पॉइंट। अच्छा इसी तरह अगर 30 जून 23 तक देखना हो तो फिर जीरो करके अगले बिल्स ऐड करें, ऐसी में ऐड करें। हाँ बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर सवाल में एंट्रीज नहीं मांगी हुई तो डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। छोड़ें टोटल, डायरेक्ट करते हैं कैलकुलेट। एसओएफपी में क्या क्या आएगा? हाँ इस सवाल में क्या आएगा, एसेट से शुरू करते हैं। ये नॉन करंट एसेट्स में आ जाएगा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस सवाल में एंट्रीज हो तो एंट्री से भी प्लस माइनस कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट कैलकुलेट करना बताता हूं तो इसकी कर लेते हैं हम वर्किंग। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस की कॉस्ट में क्या क्या शामिल होना है, जो कॉन्ट्रैक्टर काम करता जा रहा है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। तो 30 जून 22 कितने का काम कर चुका था ये, जितने हमने पैसे दे दिए या जितने का बिल दे दिए उसने, जितने के उसने बिल दे दिए ना। हम बिल ही में तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट कर रहे हैं, काम करता जा रहा है, बस हमारा एसेट बन रहा है। तो 30 जून 22 तक कितने के बिल दे चुका था, 25 एक और 30 एक 55।
और इसके अलावा बिल्डिंग की कॉस्ट में क्या ऐड होगा? नहीं, एडवांस नहीं, एडवांस क्यों नहीं? वो तो एडवांस टू कॉन्ट्रैक्टर अलग डेबिट किया है। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस तो हम तब डेबिट कर रहे हैं जब वो बिल दे रहा है हमें। तो 30 जून 22 तक कितने के बिल दिए थे वो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में आएंगे। इंटरेस्ट कॉस्ट कितने महीने की? 11 महीने की। तो 200 मिलियन का लोन था, 15%, 11 महीने जी 0.5। इन्वेस्टमेंट इनकम वो जो वर्किंग की थी 14.21, 68.29। ये कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस की कॉस्ट जो 30 जून तक हो चुकी, 22 तक। कौन सा? तो ये कौन सा वाला है? यही क्रेडिट किया था। 14.21 ही था, 13.02 तो कुछ भी नहीं था। थर्टीन पॉइंट जीरो टू कहीं भी नहीं है, पिछले जन्म में शायद। तो 2022 की एसओएफपी बनाते हुए कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस 68.29। फिर 2023 में इसी में और आगे चलेगा। ये आप जीरो से अलग कैलकुलेशन होगी, यहीं से और आगे बढ़ेगा ना। तो जितना काम 2023 में हुआ, 18 मिलियन का एक बिल आया और 40 का एक आया, 58। फिर इसी तरह से 2023 में भी 11 महीने का इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा, तो वो तो यही 27 ही है। और इन्वेस्टमेंट इनकम वही वर्किंग वन से किया हुआ है 10.6। 10.6 नहीं जी, 74 जज्बाती आंसर है। 143.1। इससे आगे चलना है ना, मैंने रंग बदल दिया। तो ये 22 तक था, फिर इसमें मजीद इतना खर्चा और ऐड हुआ, तो अब 23 तक बिल्डिंग की कॉस्ट इतनी हो चुकी हुई है। 143.19। और एसेट्स में क्या होगा? जो एडवांस दिया था, वो जो एडवांस था ना, वो नॉन करंट में भी आ सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली वो करंट में आता है, क्योंकि हमें नहीं पता कि अगले साल में कितना एडजस्ट हो जाना है, तो इसलिए बस ये करंट में आता है। एडवांस टू कॉन्ट्रैक्टर, एडवांस दिया था और उसके बाद जैसे जैसे एडजस्ट होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो 2022 की फिगर कैसे निकालें? जितना एडवांस दिया था उसमें से माइनस कर लें जितना 22 में एडजस्ट हुआ था। तो एडवांस दिया था 20 और 22 में कितना एडजस्ट हुआ था? अगर एंट्रीज ना ढूंढे तो यहीं से बताएं। इसका जितना 22 में बिल्स आए होंगे उन्हीं का 10% एडजस्ट किया था। देखिए, टोटल एडवांस दिया था 200 मिलियन का 10%। अब जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्टर बिल देता जा रहा था उसमें हम 10% एडवांस अपना एडजस्ट क्रेडिट करते जा रहे थे। तो 2022 में जितने बिल आए उनका 10% एडजस्ट करके बाकी एडवांस रह गया 14.5। 2000 है जी, नहीं एडवांस। और 2023 में इस 14.5 में से मजीद कितना एडजस्ट हो गया? 5.8। 8.7। चलें, जो बुरी बुरी शक्लें बना रहे हैं जिनको समझ नहीं आ रहा, एक और तरीके से बताता हूं। एडवांस पे किया कितना था? 20। जब कॉन्ट्रैक्टर ने हमें बिल सबमिट कराए तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट करते थे और एडवांस क्रेडिट कर रहे थे ना, कितने से? उस बिल का 10%।
तो 2022 में दो बिल्स आए, ये वही दो बिल्स हैं, तो इसका 10% फिर एडजस्ट किया होगा, वो एडजस्ट हमने 5.5 किया, तो 2022 एंड होने तक एडवांस रह गया था 14.5। फिर 2023 में मजीद बिल्स आए और उनका 10% फिर एडजस्ट किया होगा। 2023 में इतने बिल्स आए तो उनका 10% 5.8 एडजस्ट किया होगा, तो 2013 एंड होने तक एडवांस रह गया 8.7। और एसएफपी में क्या आएगा, लायबिलिटीज पे आ जाते हैं। तो एक तो बैंक लोन है, बैंक लोन वो तो 200 ही है, वापस नहीं किया तो नहीं किया। फिर इसके अलावा नॉन करंट में और सवाल में क्या होगा, रिटेंशन, जो हमने उसको तरसा के पैसे देने साल बाद, वो नॉन करंट लायबिलिटी। ये कैसे कैलकुलेट होगा, ये हम हर बिल में से 5% काट के अलग लायबिलिटी बनाते जा रहे हैं। तो 2022 में 55 के बिल आए, इसका 5% हमने रिटेंशन मनी बनाई होगी 2.75। 2023 में इस 2.75 से मजीद 58 के बिल आए 5.65। 2022 में जितने बिल देखिए, जब बिल आता था तो उसका हम लोग 5% लेके रिटेंशन मनी पेएबल क्रेडिट करते थे। तो 2022 में इतने बिल आए थे तो इनका 5% रिटेंशन मनी पेएबल बनाया होगा। 2023 में इसमें मजीद और इजाफा हो गया, इसलिए 2.75 ये वाला प्लस 2023 के मजीद बिल्स का 5%। ऊपर से चला गया। हाँ भाई, क्यों? लें जी दोबारा। रिटेंशन मनी 2022 में जब बिल सबमिट करेगा कॉन्ट्रैक्टर तो उसका 5% हम अलग से एक क्रेडिट रिटेंशन मनी पेएबल बना रहे थे। तो 2022 में कितने रुपए के बिल सबमिट हुए, 55। तो 55 का 5% 2023 में 2023 इसमें और इजाफा कर दिया हमने मजीद बिल्स का 5% काट के, मजीद बिल आए 58 2.9। तो 2023 एंड होने तक अब हम टोटल पैसा अपने पास रिटेन कर चुके हुए हैं 5.65। तो 22 में ये, 23 में ये। और वो जो सप्लायर का आखिरी बिल था जो महीने महीने बाद देना होता था, तो वो जो ईयर एंड के ऊपर आखिरी बिल आया हुआ है उसको हम करंट लायबिलिटीज में पेएबल बनाए होंगे, पेएबल टू कॉन्ट्रैक्टर। 2022 में आखिरी बिल कौन सा आया हुआ था, 30 2022 में। तो उस 30 में से इतना हमने पेएबल बनाया था। ये क्या है, 15% काट के 5। हाँ, और 2023 में आखिरी बिल आया था 40 का 34। ये एक्सट्रैक्ट्स ऑफ एसओएफपी। कौन सा बिल, वो तो पे हो गया था ना, वो तो पिछले साल में पे हो गया था। हम तो बात कर रहे हैं जो 30 जून 22 को बिल आया था, बस वही पेबल होगा, उसे पिछला तो हो गया हुआ था पे जी। क्योंकि ना हमें जब हम 2022 के एंड पे थे, जब 2022 के एंड पे थे तो क्या सवाल में तो डेटा है, लेकिन क्या असल में कंपनी को पता था कि अगले साल में कितना काम हो जाएगा? तो पता नहीं कितना काम होता, उसमें से कितना एडजस्ट करना होता, हो सकता है सारा ही हो जाता,
तो इसलिए इसको प्रैक्टिकली करंट एसेट्स में ही रखते हैं, लेकिन अगर आप नॉन करंट में रख देंगे तो गलत नहीं है जी। वो बताया तो है 2024-25 में पे करेंगे, कंप्लीशन 24 में थी, उसके साल बाद देने। और पूछें भाई कैलकुलेशन में मसला परेशानी है जी? क्या रिपीट कर दूं? पेएबल टू कॉन्ट्रैक्टर नजर आ तो रहा है, क्या रिपीट करना है? जो दिसंबर में इनवॉइस आई थी, अकाउंटिंग क्या है सवाल में, तो जो बिल दिसंबर में आया था वो तो इसी साल पे हो गया होगा। जो जून में बिल आया था उसको पे करते अगला साल आ जाना था, तो वो जून वाला बिल पेएबल में आ रहा है। और कितना? 85%, 10 और 5 तो काट लिया था, तो ये वो 85% आखिरी बिल का इधर पेएबल में लिखा है। अच्छा, ये सारा कुछ एग्जाम की मुख्तलिफ वैरायटियां ही हैं, एग्जाम की प्रैक्टिस हो रही है। क्या कैसा है कल थी क्लास में? वो जो 10% एडवांस और 5% रिटेंशन काट रहे हैं, तो 15% काट के बाकी कोई पेबल टू कॉन्ट्रैक्टर बनाया था ना 385 में। अच्छा, एक ना मैंने किसी क्लास में वो जो आपने 2x पे सुनी होती ना, उसमें एक सवाल करवाया होगा, लोन 30 मिलियन था और वो क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट में वापस कर रहे थे। हाँ, वो सवाल पे आए। अब मैं लोन रीपेमेंट की ना एक वैरायटी और करा रहा हूं और दोनों में फर्क भी बताता हूं। उसमें लोन कितना था? 30 मिलियन था और 1 जनवरी 23 को लिया था 16% पे और वापस 6 इक्वल क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स में होना था। उस सवाल में ये काम नहीं किया था, लेकिन अब वाले सवाल के लिए बता रहा हूं कब कब कितना कितना वापस किया होगा। 31 मार्च कितना वापस किया होगा बैंक को? 30 मिलियन लोन था और प्रिंसिपल अमाउंट 6 इक्वल क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट में वापस करनी थी, तो 1 बनी 5, तो 31 मार्च को 5 मिलियन दिया होगा और साथ इंटरेस्ट भी तो देना था क्वार्टरली। वो तब कितना बनता होगा? कैपिटलाइज कितना हुआ नहीं पूछ रहा, सिर्फ बैंक के साथ जो डील थी सिर्फ वो बात कर रहा हूं, कैपिटलाइजेशन नहीं पूछ रहा, सिर्फ बैंक के साथ की डीलिंग। तो इंटरेस्ट कितना बनता होगा? 30 मिलियन लोन था ना, तो 30 मिलियन का 16%, 3/12 कितना? 1.2। टोटल पैसे बैंक को कितने दिए होंगे? 6.2, क्योंकि प्रिंसिपल भी वापस कर रहे थे और इंटरेस्ट तो देना ही था। फिर उसके बाद 3 महीने के बाद 30,
जून को 5 और दिया होगा, और फिर कितना इंटरेस्ट दिया होगा? किस पे? 16%, 25 पे 3/12 1। फिर उसके बाद 30 सितंबर को, और अब इंटरेस्ट दिया होगा 20, क्योंकि 10 वापस कर दिया था। फिर उसके बाद 31 दिसंबर 5 वापस किया, और 7 जो इंटरेस्ट बनता था वो भी यकीनन दिया होगा। फिर 31 मार्च 24 को 5 दिया होगा। अच्छा, जिनको अभी तक 5 समझ नहीं आ रहा, 30 मिलियन का लोन था, उस 30 मिलियन प्रिंसिपल क्या होता है? जो लोन अमाउंट है वो 6 इंस्टॉलमेंट्स में वापस करना था, तो 30 को 6 पे डिवाइड किया तो 5 आया, और उसके अलावा इंटरेस्ट तो देना ही है। और उसके बाद जब आखिरी इंस्टॉलमेंट दे रहे थे तो इंटरेस्ट बाकी 5 मिलियन पे लगा था, और 5 मिलियन प्रिंसिपल वापस करके, और लोन पूरा पे ऑफ हो गया होगा। ये टोटल देखिए क्या बना, 30.2। ये 30 से ज्यादा क्यों है? इंटरेस्ट। ठीक है। अच्छा, इस सवाल को ढूंढ लिया ना, नोटेड है ना? क्योंकि अब जो एक सवाल करा रहा हूं वो इसी की एक डिफरेंट वैरायटी करा रहा हूं, और आप दोनों को कंपेयर करके जरूर अपने अल्फाज में अपने लिए कुछ लिखना। चलें, आज वाला सवाल लिखें, इसको नोट करना है, जरूर करें। और अब एक और सवाल बताता हूं जी। क्या जी? नहीं, अभी मैंने यहां पर सिर्फ ये लिखा है कि बैंक और हमारे दरमियान क्या मामला था, कैपिटलाइज कितना किया ये नहीं लिखा, यहां सिर्फ बैंक के साथ रीपेमेंट वाला अरेंजमेंट लिखा है। बैंक को क्या लगे सस्पेंशन है कि नहीं है? मैंने ये बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं निकाली है, ये सिर्फ बैंक को जो पैसे देने मैंने वो कैलकुलेट किए हैं। उस सवाल में पूरे करने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ आज जो एक और वैरायटी करा रहा हूं इसकी, उसके लिए ये लिखा है मैंने। चलिए, नोटेड। अच्छा, सेम सवाल दोबारा लिखें, सारा डाटा सेम, सिर्फ जब मैंने लिखा होगा आखिर में प्रिंसिपल अमाउंट इज रीपेबल, उससे ऊपर ऊपर तक सेम दोबारा लिख लें। आखिरी सेंटेंस बताया होगा मैंने, प्रिंसिपल अमाउंट इज रीपेबल, उससे ऊपर ऊपर तक सब सेम रिपीट कर लें। लास्ट सेंटेंस से पहले पहले प्रिंसिपल से ऊपर पढ़ते बस। चलो, लिख लिया।
चलिए ठीक है, लिख लिया। आप लिखें लोन एंड इंटरेस्ट, लोन एंड इंटरेस्ट आर पेएबल in 6 equal quarterly installments of 5.72 million each. रिक्वायरमेंट सेम है मुझसे। क्या है रिक्वायरमेंट? बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड। अच्छा, जब लोन वापस करते हैं तो लोन अमाउंट तो वापस करनी है, इंटरेस्ट भी देना है। ये जो अभी इस वक्त सामने सवाल ये मैंने सामने किया हुआ है, ये वो उजन वाला, ये प्रिंसिपल है, ये इंटरेस्ट है, और हर क्वार्टर के एंड पे प्रिंसिपल वापस भी कर रहे हैं और इंटरेस्ट भी दे रहे हैं। इस सवाल में और जो अभी लिखवाया है क्या फर्क है? अमाउंट का फर्क है। यहां भी 6 इक्वल ही का है। इस सवाल में मैंने आपको ये अमाउंट बताई है, ये इक्वल है। जो पिछला सवाल मैंने सामने लिखा है उसमें प्रिंसिपल पोर्शन इक्वल था, इंटरेस्ट उसके अलावा था। टोटल इनको ऐड करके हर क्वार्टर की इंस्टॉलमेंट की अमाउंट फर्क थी, प्रिंसिपल सेम था, ये फर्क था। अब मैंने आपको ये 5.72 बताया, तो अगर प्रिंसिपल ही सिर्फ इक्वल हो तो ये ऐसे होगा सवाल, लेकिन अगर प्रिंसिपल इंटरेस्ट मिलाकर टोटल इंस्टॉलमेंट इक्वल हो तो उसके लिए ना फिर एक टेबल बनाना पड़ता है, एक रीपेमेंट स्केड्यूल बनाना पड़ता है। ये एफएआर 2 में काफी प्रैक्टिस होगी इसकी, तो अभी भी करा रहा हूं, लेकिन वैसे बता रहा हूं कि वहां इसकी ज्यादा प्रैक्टिस है और टॉपिक्स में। डेट, ओपनिंग बैलेंस, इंटरेस्ट, पेमेंट या इंस्टॉलमेंट कह लें, और क्लोजिंग बैलेंस। लोन कितना जहां स्टार्ट किया? 30। पहली इंस्टॉलमेंट जब वापस की होगी 31 मार्च 23, तो उस वक्त कितनी अमाउंट पे इंटरेस्ट पड़ेगा? 30 पे 16%, 3/12। लेकिन पैसे हम बैंक को कितने दे रहे होंगे? 5.72। तो इतना लोन था, इतना और इंटरेस्ट पड़ गया, इतने पैसे दे दिए, बाकी कितना रह गया? क्या बाकी? क्या प्लस, क्या माइनस, क्या मल्टीप्लाई, क्या डिवाइड? प्लस माइनस 25.48। ये मैंने किया है, दिस प्लस दिस माइनस दिस इज इक्वल टू दिस। फिर उसके बाद जब अगली इंस्टॉलमेंट पे की 30 जून 23, तो फिर 16% किस पे लगा होगा? 3/12। पैसे दिए इतने, बाकी रह गया 20.78। अच्छा, ये बैलेंस अगर किसी को इतना समझ नहीं आ रहा तो एक और तरीके से बताता हूं। 30 का लोन था, जब पहले क्वार्टर में लोन वापस करने लगे तो कितने पैसे दिए? इस इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट भी होता है और प्रिंसिपल भी होता है। इसमें इंटरेस्ट कितना था? 1.2। तो फिर प्रिंसिपल कितना होगा? इसमें से कितना प्रिंसिपल वापस? हम इतने पैसे बैंक को दे रहे हैं, इतना इंटरेस्ट दे रहे हैं, बाकी प्रिंसिपल वापस कर रहे होंगे 4 तो इस पेमेंट के बाद हमने 30 में से कितना वापस कर दिया? ये या ये तो इसको माइनस करें तो इतना लोन रह गया था। तो ये रीपेमेंट स्केड्यूल ऐसे बनता है कि जितना लोन रहता है उस पर इंटरेस्ट लगाते हैं और जो पैसे दे रहे होते हैं वो माइनस कर देते हैं। ये रीपेमेंट स्केड्यूल बनाना पड़ेगा। तब ये काम क्यों नहीं करना पड़ा था? क्या फर्क है दोनों सवालों में? अगर प्रिंसिपल इक्वल है तो फिर तो यह आम आंख से भी कैलकुलेट हो जाएगा, आप 30, 25, 20। लेकिन अगर प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मिलाकर इंस्टॉलमेंट इक्वल है तो फिर ये स्केड्यूल बनाना पड़ेगा, इसके बगैर इंटरेस्ट नहीं कैलकुलेट कर सकते। और अभी इस वक्त बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं निकल रही, अभी सिर्फ हम बैंक के साथ जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन है वो चेक कर रहे हैं, उसके बाद फिर इसमें से कैपिटलाइज करना है। फिर जब अगली इंस्टॉलमेंट पे की होगी 30 सितंबर 23 को, तब इंटरेस्ट किस पे पड़ेगा? इस पे 16%, 3/12, 8.3। और इतनी इंस्टॉलमेंट पे होने के बाद बाकी रह गया 15.89। फिर अगली इंस्टॉलमेंट 31 दिसंबर 23 को पे की,
पॉइंट 5.52। फिर उसके बाद अगली इंस्टॉलमेंट दी होगी 30 जून 24 को। जी है, वो राउंडिंग ऑफ था, वो जीरो करूंगा तो इधर जीरो होगा। 0.22 है, लेकिन वो इधर थोड़ा थोड़ा फर्क आ रहा था ना, उसकी वजह से ये फर्क आया। अब ये रीपेमेंट स्केड्यूल बनने के बाद अब हम इसमें से कैलकुलेट कर सकते हैं कि बोरिंग कॉस्ट कितनी कैपिटलाइज करनी है। अब इसको सवाल के वो कैपिटलाइजेशन पीरियड से रिलेट करते हैं। ये जनवरी फरवरी मार्च का है, कितने कैपिटलाइजेशन पीरियड में थे? 2। तो 1.2 पे 2/3। इसमें से अप्रैल मई जून तीनों ही थे, ये जुलाई अगस्त सितंबर तीनों ही थे, सस्पेंशन नॉर्मल थी, और ये अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2 महीने, नवंबर में काम पूरा हो गया था। तो 0.64 2/3 पॉइंट। तो इन दोनों सवालों का फर्क, अगर प्रिंसिपल इक्वल इंस्टॉलमेंट में वापस हो रहा है तो फिर इस तरह नहीं है, फिर जैसे उस दिन सवाल किया था 30 25 20 15, और अगर प्रिंसिपल इंटरेस्ट मिलाकर टोटल अमाउंट इक्वल है तो फिर ये टेबल बनेगा। इस टेबल से पहले इंटरेस्ट हर क्वार्टर का कैलकुलेट होगा और उसमें से फिर हम लोग कैपिटलाइजेशन के महीने अलग करेंगे। अच्छा, उस सवाल के सॉल्यूशन में देखें, मैंने 2/12 लिखा था पहले क्वार्टर का सॉल्यूशन करते हुए, 2/12 लिखा था। अब मैंने 2/3 लिखा है। तो सवाल तो वैसा ही है, तभी क्वार्टर क्वार्टर ही था। नहीं 30-12 मंथ का नहीं था। हाँ, उस वक्त सॉल्व करते हुए मैंने लिखा होगा 30 मिलियन इंटू 16%। अब जब 16% लगाते हैं तो वो साल का इंटरेस्ट आएगा, महीने का करना है तो डिवाइडेड बाय, इसलिए वहां डिवाइडेड बाय 12 किया था। अब हम लोग टेबल में इंटरेस्ट ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके, ये रुपए कितने अरसे के हैं? अब ये है ही 3 महीने के, तो जब ये है ही 3 महीने के तो 1 महीने के लिए डिवाइडेड बाय 3 और 2 महीने के लिए इंटू 2। इन दोनों सवालों पे ना कंपेयर करके जो मैं बता रहा हूं बार बार कि वहां पर प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मिला के इक्वल इंस्टॉलमेंट है तो ये टेबल बनाना पड़ेगा, और अगर प्रिंसिपल इक्वल है तो फिर जैसे उस दिन सवाल किया था। है जी? क्यों क्यों टैक्स के टीचर ने तो
क्यों थक गए? बोरिंग है तो बोरिंग नाम है ना इसका, बोरिंग कोर्स। तो सारी पढ़ाई अजीब ही है। अच्छा मैं क्लास में क्लास में क्लास में क्लास में क्लास में कुछ दिन आदि सुना रहा था और आगे भी सुनाऊंगा इंशाल्लाह। आप हैं इस वक्त जिस एज में ना, आप फुल ऑफ एनर्जी हैं और आपको कोई डायरेक्शन इनफैक्ट चाहिए, क्योंकि अगर कोई फितरतन इंतहाई सुस्त है तो वो तो चलो कहे कि मैं बस पड़ा रहूं, कहीं बस सोता रहूं और सर्दियां हैं रजाई लेके बस सोए रहें। कोई फितरतन सुस्त हो तो और बात है, वरना अगर नॉर्मल इंसान हो तो आपकी एज में ना एनर्जी होती है बहुत ज्यादा, और उस एनर्जी को कोई डायरेक्शन चाहिए होती है। आप लोग जिस डायरेक्शन में फायदा नजर आएगा फ्यूचर का तो आप उसकी तरफ बिल्कुल चलेंगे, और अगर बेवकूफ होंगे तो बस जिस डायरेक्शन में वक्ती मजा नजर आएगा उस डायरेक्शन में चले जाएंगे। अगर अक्लमंद होंगे तो फिर वक्ती मजे के अलावा फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स भी देख रहे होंगे, और सीए में आने का मेनली यही रीजन है। लेकिन इसमें एक फिक्र की बात यह है कि डायरेक्शन लेनी किससे। आपके बचपन में अभी भी खैर, जब आप जो लोग हॉस्टलाइट हैं, जब वो अपने शहरों से सफर करके यहाँ आ रहे होते होंगे, तो अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर कर रहे हैं या कभी चलो बचपन में भी कहीं किसी स्कूल ट्रिप पे जाना हुआ, तो एक नसीहत वालिदैन की तरफ से ये है कि रास्ते में किसी से कोई चीज लेके नहीं खानी। क्यों? ये मजे की ना हो कहीं, कम बच्चे को मजा ही ना आ जाए हैं। हाँ जी है। तो वो जो कोई चीज खिला देगा रास्ते में, हो सकता है वैसी खुदा तरस इंसान हो, वैसी शेयर कर रहा हो, लेकिन इसके चांसेस कम है, तो रिस्क ज्यादा है। और वालिदैन ने रिस्क से बचने के लिए कहा कि नहीं, किसी से कोई चीज लेके नहीं खानी। अच्छा, जिसने कोई चीज खिलानी होगी तो ठीक है, नुकसान पहुंचा रहा था, कोई नशा मिलाया हुआ था उसमें, तो उसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ उस वक्त वो नशे की चीज खिला के बस कि मैं देखूं जरा कैसा लगता है उसको खा के बस है नहीं, उसके बाद ऑनवर्ड्स प्लानिंग होगी। वो फिर आगे बहुत सारी मिसालें हैं, पैसे चोरी करना हो सकता है, अगवा करना हो सकता है, वो फिर ट्रैफिकिंग और वो सब और उसके अंदर चीजें हैं। लेकिन वो जो नशे वाली चीज खिलाना जिसे आपके वालिदैन रोक रहे थे, वो चीज उस वक्त मजे की होगी तो बच्चा इंस्पायर हो जाएगा, और जो दुश्मन था, जो दुश्मन होगा, जो ये काम करना चाह रहा था, उस चीज से अगली प्लानिंग उसकी कुछ और थी। अगवा करना है, जैसे भी जो भी पैसे लूटने हैं, उससे अगली प्लानिंग उसकी कुछ और थी, यानी इवेंचुअली वो नुकसान ही पहुंचाना चाह रहा था। अच्छा, नुकसान अगर वो एक जब वालिदैन इतना सारा डरा रहे हैं, तो बहुत ताकीद कर रहे हैं, तो वो नुकसान भी कोई बहुत ही क्रिटिकल ही होगा। यानी ये नहीं होगा कि उसने नशे वाली चीज मिला के सिर्फ आपने बेहोश हो जाने पर चुटकी काट के चले जाना था, ये तो नहीं करना था, या 5 रुपए का ठीपा जेब से निकाल के चले जाना था, ये तो नहीं होना था, कुछ बड़ा नुकसान ही पहुंचना था। इसलिए वालिदैन ने बहुत सारा मोहतात किया होगा। और वालिदैन को क्यों बात ये पता थी, आपको क्यों नहीं पता थी? जरूरी नहीं है कि वो भी अगवा हुए हो लेकिन उनको चूंकि आपसे ज्यादा सोसाइटी का एक्सपीरियंस है, तो उन्होंने उस एक्सपीरियंस से सीख लिया, और आप चूंकि उन पर भरोसा करते हैं तो आपने उनकी बात मान ली। इसी तरह से आप अपना करियर, ये जो सीए की तरफ आए हैं, वो भी ऐसा ही है। बड़ों की गाइडेंस, वो बड़े वालिदैन भी हो सकते हैं और लोग भी हो सकते हैं, लेकिन वो जो और लोग थे वो भी कामयाब वाले ही थे। यानी आपने किसी ऐसे इंसान से जो मैट्रिक 10 दफा फेल होने के बाद बिल्कुल नशे की जिंदगी गुजार रहा है, उसने तो जाहिर है आपको करियर की मोटिवेशन नहीं दी होगी कि सीए करना है, वो मोटिवेशन स्पीकर तो नहीं होगा। तो ये जो दुनिया में आप में फुल ऑफ एनर्जी है ना, आप इस वक्त किसी भी डायरेक्शन में चलना चाहते हैं, तो जो आपके बड़े होते हैं वो आपके इस पोटेंशियल को देखते हुए डरते हैं, इसलिए आपको नसीहतें करते हैं। तो मैंने ये जो आपको हदीस भी सुनानी शुरू की थी, फिर इसके अलावा जहां जहां के मौका मिलेगा कोई बात कर ही दिया करता हूं। तो पढ़ाना तो है, लेकिन जिस बच्चे में, जिस इंसान में इनफैक्ट अंदर खैर होती है ना, उसको कहीं ना कहीं किसी ना किसी मौके पे कुछ क्लिक कर जाता है, किसी की बात क्लिक कर जाती है। जैसे अगर किसी टीम में सिलेक्शन होनी है, खिलाड़ी बहुत पोटेंशियल वाला है, टीम में सिलेक्शन होनी है, बस वो उस सिलेक्शन वाले दिन अवेलेबल नहीं था, उसमें अगर वाकई ही टैलेंट है तो वो चाहेगा जी मुझे कहीं से कोई मौका तो मिले, मैं अपना टैलेंट प्रूव करूंगा। आप लोग अभी आर्टिकल ढूंढने के लिए सड़कों में मारे मारे फिरेंगे,
और जिन लोगों को इंटरव्यू की कॉल नहीं आएगी वो ये कहेंगे जी मैं डिजर्विंग हूं, मुझे एक बार चांस तो मिले। ठीक है, अगर ना सिलेक्ट हुआ तो ठीक है, लेकिन चांस तो मिले। तो जिनके दिलों में खैर होती है ना, उनको मौका मिलता जरूर है। और वो मौके क्या हो सकते हैं, कभी किसी की कहीं भी कौन सी बात किसको क्लिक कर जाए, मेरी जिंदगी में किसी रैंडम शख्स की कोई बात क्लिक कर गई, चेंजेस आ गई, ऐसे लोगों में चेंजेस देखी हैं। तो उस एतबार से ये हदीस का सुनाना था। फिर उसके अलावा एक इंस्टीट्यूट के साथ मिलके, वहां खुद भी मैं भी वहीं पढ़ रहा हूं खुद, तो एक काम और ये शुरू किया था पिछले सेशन में। आप में से कुछ बच्चे पिछले सेशन में भी थे। तो वो ये काम शुरू किया था कि सिर्फ ऐसी ट्रेलर चखाने के लिए, या जिसके अंदर आग है फिर वो खुद ही इग्निशन से पकड़ लेगा, कुछ महीने 1.5 महीने का ना एक कोर्स शुरू कराया था, जिसमें कुछ थोड़ा सा बस टेस्ट कुरान के अरबिक का, थोड़ा सा टेस्ट, क्योंकि बहुत मजे की है अरबिक। थोड़ी सी चीजें, कुछ सिलेक्टेड कह लें कि आयात के ऊपर बात, या कुछ और सिलेक्टेड हदीस पे बात, या सीरा के कुछ सिलेक्टेड चीजें, कुछ महीने 1.5 महीने सिर्फ आपको ट्रेलर दिखाना और ये जानना, क्योंकि आप अक्सर उन घरों से बच्चे हैं जिन्होंने कभी शायद ये जानना ही नहीं मौका मिला होगा कि दीन भी कोई है, कभी ये चीज जानने का मौका ही नहीं मिला होगा, कभी एक्सपोजर ही नहीं मिला होगा। तो उस लिए बस एक एक्टिविटी की कोशिश ही होती है आप लोगों के लिए। तो वो मैं आपसे नंबर शेयर कर लेता हूँ। वो खुद भी क्वालिफाइड ही हैं और मतलब कंसल्टेंसी का बिजनेस ही कर रहे हैं, लेकिन हाफिज भी हैं, आलम दीन भी हैं, और वो इंस्टीट्यूट चला रहे हैं जिसका मैं भी हिस्सा हूँ, बोर्ड का भी हिस्सा हूँ, वैसे भी सीख भी रहा हूँ मैं वहां पर। तो आप में से जो बच्चे इंटरेस्टेड हों, और ये रिकॉर्डिंग वालों के लिए नहीं है, यानी कोई ऑनलाइन नहीं है, यहीं पर देखूंगा हफ्ते में अगर घंटे की कोई 3-4 क्लासें हो सकें, और टाइमिंग भी आप लोगों से आइडिया लेके रख लूंगा। तो अगर आप में से कोई बच्चा इंटरेस्टेड हो के आ तो रही हैं, बैठ तो रही हैं, 4 दिन अगर 1 घंटा और गुजार ले, महीने 1.5 महीने, जिसमें मैंने आपको सैंपल बताया है, वो वैसे ग्रुप में शेयर भी करवा दूंगा। तो अगर आप कोई उसका हिस्सा बनना चाहे, जीटी में मैंने लास्ट वीक शुरू करवा दिया था, जीटी कैंपस में शुरू हो गया था, और मेरा ख्याल है 3री क्लास थी आज। तो अगर आप मेरे से भी कोई इंटरेस्टेड हो, और टेंटेटिव टाइम 4 बजे मुनासिब है, क्योंकि अक्सर मेरे स्टूडेंट ही हैं, तो वो तो FR 1 कॉस्ट से शुरू हुए होंगे, या 11 से भी पहले। अच्छा, तो आप एक काम बस ये करिएगा, जो भी इंटरेस्टेड हो आप में से, कि इस नंबर पे ना, ये जिन लोगों को पता हो मैं बता देता हूँ, हिल्म इंस्टीट्यूट है एक, डॉक्टर शाहिद रैस साहब से अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने ये काम शुरू किया था। मैं भी यहीं सीख रहा हूँ, यहीं पढ़ रहा हूँ मैं, और पैक में भी कोशिश है कि इनके साथ मिलकर हम लोग कुछ ना कुछ, बस कुछ ऐसे ट्रेलर के जिस बच्चे में कोई जरा सा भी स्पार्क हो, फिर वो जाने और अल्लाह जाने, अल्लाह उसको फिर आगे संभाल लें। तो अगर कोई इंटरेस्टेड हो, इस नंबर पे अपना नाम, नंबर और जेंडर, क्योंकि कुछ नाम कॉमन भी होते हैं, तो जेंडर भी मैसेज कर देना, बता देना गुलबा कैंपस, मेरा नाम रेफरेंस साथ लिख के, तो ताकि फिर ना अगर कुछ, क्योंकि जो बच्चे इनको कांटेक्ट कर रहे होंगे फिर वो उन्हीं के ग्रुप बना के फिर उन्हीं के लिए चीज एडवर्टाइज कर देंगे। तो जीटी कैंपस में मैंने शुरू करवा दिया था। यहाँ पर अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो इस नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा, और जो यहाँ इस कैंपस में उसका हिस्सा बनना चाहे फिर वो इसमें कम्युनिकेट हो जाएगा। चलें, ठीक है जी, अल्लाह हाफिज जी। वो बताया तो है 2024-25 में पे करेंगे, कंप्लीशन 24 में थी, उसके साल बाद देने। और पूछें भाई, कैलकुलेशन में मसला परेशानी?